हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ लॉ ऑफ टैक्सेशन, जिसका कोड होता है 206 या 2006 और जिसको हिंदी में बोलते हैं कर विधि। आज मैं आपको कराने वाला हूँ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। जो आज का वो क्वेश्चन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन की काफ़ी मात्रा में डिमांड रहती है एग्जाम में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसके आप प्रीवियस ईयर के जब पेपर उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को है तो ये काफ़ी लॉन्ग मतलब लेंथी है काफ़ी, लेकिन इसे मैं आपको शॉर्ट करा के दूंगा। ठीक है ना, आपको बस इम्पोर्टेंट चीज़ें ही दूंगा, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉ एक तो हमारी लॉ में हमसे सटीकता पूछी जाती है, दूसरा फिर ये टैक्सेशन का है, कर विधि का है। तो इसमें भी ये कहते हैं कि आप ज़्यादा ना लिखो, अपनी तरफ से बनाओ ना, सटीक चीज़ें लिखो, हम आपको पूरे नंबर देंगे। तो ये लॉ और ये ऊपर से जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, जो अर्थशास्त्र होती है, ये हमसे दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ये कहते हैं कि आप कम लिखो, सटीक लिखो, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना लिखो। तो ये एक तो LLB प्लस ऊपर से इकोनॉमिक्स यानी टैक्सेशन, दोनों का ही एक संबंध एक दूसरे से मिलकर जब भी इसका पेपर हो रहा है। ठीक है, LLB सबसे पहले तो ये LLB है और दूसरा फिर हमारा इको का है। ठीक है, और ये दोनों ही हमसे कहते हैं कि कम लिखो, सटीक लिखो। तो हम ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे, ज़्यादा याद नहीं करेंगे, एक्सप्लेन कराऊंगा और दो दो तीन तीन हेडिंग्स कराऊंगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं, और बहुत जल्दी तरीके से इस क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगाते हुए चलते हैं अपने, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, कर नियोजन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है, ध्यान रख लेना। आप जब ये कहते हो ना सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं आप बता रहा हूँ वेरी 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 वेरी, इसके लिए जितना भी लगाया जाए इतना कम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर नियोजन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, कर नियोजन के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं, कर नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या है, कर नियोजन के महत्व और तरीके बताइए। तो ये हो गए हमारे कर नियोजन के ऊपर ही, यानी हमसे जो भी क्वेश्चन करा जा रहा है कर नियोजन के बारे में ही, कर नियोजन से रिलेटेड ही कर रहे हैं। कर नियोजन की विशेषता, कर नियोजन की महत्व, कर नियोजन के उद्देश्य, ये सारी चीजें कर नियोजन के बारे में पूछी जा रही हैं। कर आपको पता ही है, कर यानी टैक्स, किसी भी प्रकार का टैक्स जो हम देते हैं ये कर हो गया। अब बात आती है नियोजन। नियोजन को हम अच्छे से समझते हैं। अगर हम एक बार हम पहले नियोजन को समझा देंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि इसकी कहानी क्या है ना। देखिए, आपको मैं अब थोड़ा सा समझा देता हूं कि नियोजन क्या है, और जब इसे थोड़ा सा मैं समझा दूंगा तो आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, देखो हमारे LLB के एग्जाम हो रहे हैं, LLB के एग्जाम हो रहे हैं, और हमारा ये जो एग्जाम है ये है टैक्सेशन का। देखो, जो हमारे एग्जाम है, एग्जाम हमारे डे बाई डे तो हो रहे हैं कि भाई एक दिन में ही तो हमारे सारे पेपर नहीं हो रहे हैं। दूसरा, इनको एक निश्चित डेट बता दी गई है कि भाई उस डेट पे उस चीज का पेपर होगा, सुबह 7 बजे से होगा, और फर्स्ट सेमेस्टर का होगा या सेकंड सेम का होगा या फोर्थ सेम का होगा, या बैक वालों का है या जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनका है। ये सारी क्या है, प्लान तैयार करा है। जो हमारे नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि हम कोई, अब ये बताओ, जैसे कोई हम किसी कार्य को करने के लिए जो हम नियोजन करते हैं, उसके रूल बनाते हैं, उसकी जो व्यवस्थाएं करते हैं, वो सारी जो प्लानिंग को ही नियोजन कहा जाता है। ठीक है, अब नियोजन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नियोजन चीज क्या है। नियोजन यानी प्लानिंग, जब हम किसी कार्य को करने के लिए उस कार्य को किस तरीके से करा जाए, कब करा जाए, कितनी मात्रा में करा जाए,
और कितने लोगों के द्वारा करा जाए। तो उसकी, जैसे हम सपोज करो घर बना रहे हैं, मकान बनाने के लिए हमें प्लानिंग करते हैं कि भाई पहले एक भूमि का टुकड़ा हमारे पास होना चाहिए, यानी हमारे पास एक लैंड होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम उस पर एक नक्शा बनवाते हैं, मैप बनवाते हैं, पे एक नक्शा होना चाहिए हमारा। फिर उसके बाद हम उसके गुड्स लेके आते हैं, यानी सामान हमारा जो भी है, रोड़ी, सीमेंट, बदरपुर। फिर एक अच्छे से मिस्त्री को पकड़ते हैं, वो मिस्त्री बताता है कि भाई कितना सामान आएगा, कितना नहीं आएगा। फिर एक बहुत अच्छे लेबर को पकड़ते हैं, ये सारी। और उसके बाद फिर हम अपने कार्य को बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके तहत होती हैं? प्लानिंग के तहत होती हैं। और आप फिर ये कहते हो कि भाई हमारे रूम में इधर विंडो होनी चाहिए, इधर हमारे बेड की पोजीशन इधर हो, और खिड़की इधर हो, हमारा जो जीना है इधर हो, किचन किधर हो। ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी एक प्लानिंग है, नियोजन हमने पहले से बना लिया है। घर पे काम ऐसे थोड़ी है कि घर पे हमने खुदबा दिया पहले सारे को कि एक मंजिल बनाई यार, ये तो गलत बन गया, तोड़ो इसे, दोबारा से बनाओ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम जैसे घर बनाने के लिए पहले से ही नियोजन, पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, प्लानिंग करके रखते हैं, पैसे का इंतजाम करके रखते हैं, और 2-4 लोगों से डिस्कशन भी करते हैं, इंजीनियर को भी बुलाते हैं कि भाई ये सही है क्या, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, या हम जिस भूमि पे कार्य कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये भूमि सही है, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं नियोजन, प्लानिंग। इसी प्रकार है कर में, हमारे टैक्स में। टैक्स कितना लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, किस मात्रा में लगाना है, इससे क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है इसके, और इसके लाभ क्या हैं, इसकी विशेषताएं, ये सारी चीजें हमसे पूछी गई हैं। और क्या तरीके हैं, ये सारी चीजें ही हैं, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम जब आगे को स्टडी करेंगे तो अब आपके माइंड में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप चीज़ों को कैच करोगे, ठीक है। और ये जो करके टैक्स के ऊपर जो नियोजन बनाता है, ये कौन बनाती है? हमारी सरकार, ठीक है, राजस्व के लिए, ठीक है। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये राजस्व, जिनको राजस्व समझ में नहीं आता हो तो राजस्व बता देता हूं। राजस्व कहते हैं सरकारी पूंजी, सरकारी पूंजी। अब हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। देखो, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन टाइम भी तो होना चाहिए सारी चीजों के लिए। चलते हैं अब इधर। देखो, मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा थोड़ा, आप समझना है ना, और आपको अपने लैंग्वेज में कम मात्रा में लिख के आना है, ठीक है। ये नहीं है धुआंधार एक पेज, 6 पेज का, 5 पेज का क्वेश्चन कर रहे हो। इक्यानो हमसे ये कहती है कम लिखो, सटीक लिखो, ठीक है ना। कर नियोजन की अवधारणा का अर्थ। कर नियोजन की अवधारणा एक विस्तृत पद है। इस शब्द के अंतर्गत कर नियोजन का अर्थ, कर नियोजन की विशेषता, कर नियोजन का महत्व, कर नियोजन की विधियां आदि शामिल है। यानी कि ये कह रहा है कर नियोजन क्या, कर नियोजन का अर्थ है कि कर नियोजन के जो है क्या विशेषता है, क्या क्या महत्व है, क्या इसे नियोजन करने की विधियां हैं, ये सारी चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो इसको तो आप अच्छे से यहाँ से रीड ही कर लेना है, रीड भी करना और प्लस लर्न भी करना, ठीक है। ये तो आप यहाँ से पूरा का पूरा ही उठा लो, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई कंजूसी, कोई कटौती नहीं करनी है। इसे यहां से ले लो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखो, यहां पर चलते हैं। वास्तव में किसी भी कार्य विशेष को आरंभ करने से पहले उसकी नीति और कार्य प्रणाली का नियोजन किया जाना जरूरी होता है। ये कह रहा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक उचित और सही कार्य प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है।
नियोजन से किए गए कार्यों में यानी प्लानिंग से किए गए कार्यों में जहां नियोजन आए वहां पे अपने माइंड में आप प्लानिंग समझ लेना, ठीक है। कहते हैं ना, प्लान करके मारा है, प्लान करके बनाया है, एक प्लान है, आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं। नियोजन से किए गए कार्यों में सफलता प्राप्ति की अधिक संभावना रहती है। नियोजन शब्द प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने बहुमुखी विकास के लिए नियोजन का कार्य काफ़ी तेजी से किया है। हमारे देश में औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, कृषि और शिक्षा क्षेत्र आदि में योजनाबद्ध विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। देखो, इन चीज़ों को अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए एक नीति और एक कार्य प्रणाली होनी चाहिए, एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक प्लानिंग के साथ हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। जब हम कोई प्लानिंग के साथ कार्य करते हैं वो सही दिशा में होता है और एक वो उचित समय पे और कम खर्च के साथ हो जाता है। ये प्लानिंग की जो व्यवस्था है ये प्राचीन काल से यानी सदियों सदियों से चली आ रही है। कोई भी कार्य, कोई भी राजा, कोई भी देश बिना प्लानिंग के आगे नहीं बढ़ सकता है। अब हम LLB कर रहे हैं, ये भी तो हमारी एक शिक्षा की प्लानिंग है। LLB करेंगे, फिर हम APO, PCSJ, एडवोकेट, इन सभी पदों पे हम जाएंगे या उनकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये प्लानिंग करी हमने कि इसको हमें, हाँ, हमें अगर सरकारी वकील बनना है, हमें एडवोकेट बनना है तो हमें पहले LLB करनी होगी। तो ये हमारे स्टडी की प्लानिंग तो ही है, ठीक है। अब ये हमें जो भी कार्य करना है प्लानिंग के साथ करना है, और जो भी कार्य करे जाते हैं प्लानिंग के साथ वो सफल ही होते हैं अक्सर। और किसी भी देश की उन्नति के लिए हमें प्लानिंग के साथ कार्य करना चाहिए, जिससे उस देश के औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, कृषि और शिक्षा क्षेत्र, यानी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, उन सभी की उन्नति हो, उन सभी का विकास हो। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसकी प्लानिंग, उसका नियोजन। जब तक कोई रूल नहीं होंगे, रूल, नियम, कायदा, कानून नहीं होंगे, उस देश का विकास नहीं हो सकता है। अब ये यहाँ पे कह रहा, करारोपण के संदर्भ में हमारे देश में करदाता के लिए नियोजन की अति आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि भारत में अन्य देशों के मुकाबले में करों की दरें काफ़ी ऊंची हैं। साथ ही हमारे देश में करों के संबंध में निर्मित विधान काफ़ी जटिल हैं, जो जनसाधारण या करदाताओं की समझ में आसानी से नहीं आते हैं। प्राय प्रत्येक करदाता के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि कोई ना कोई सक्षम कर सलाहकार रखें, ताकि वे करदाता को कर के जाल में फंसने से बचा सकें। देखो, इन सब चीज़ों का क्या है, अब मैं इनका अर्थ निकाल के देता हूँ। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को कर देना चाहिए, ये सही बात है। भारत में जो कर की जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ऊंची करी गई है। भारत में जो टैक्स लगाया गया है वो अन्य देशों के मुकाबले बहुत ऊंचे स्तर पे लगाया जाता है। दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स दे रहा है तो उस टैक्स को कितनी मात्रा में दे, कब दे, किस प्लानिंग के साथ दे, ये सारी चीज़ें अगर कर देने वाला ही अगर सारी चीज़ों को बैठकर करेगा तो उसका देखो समय बर्बाद होगा, उस समय से जॉब पे नहीं जा पाएगा, अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उन्हें क्या करना है सरकार को, कि इन सभी चीज़ों की व्यवस्था सरकार करे, उनके सरकारी कर्मचारी करें, वो लोगों को जागरूक करें, उन्हें समझाएं, उन्हें एक्सप्लेन करें कि आप टैक्स जब दोगे तो आपको क्या बेनिफिट होंगे, आपको कितनी मात्रा में देना है। यानी कि इस प्रकार के नियोजन बनाए जाएं, जो टैक्स दे रहे हैं, जो कर दे रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और दूसरी बात, टैक्स जो होता है पढ़े लिखे भी लोग देते हैं और अनपढ़ लोग भी देते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, कुछ अनपढ़ ऐसे होते हैं कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। ये नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको सब चीज़ की नॉलेज है, ऐसा भी नहीं होता है। और ये भी नहीं है जो अनपढ़ हैं उन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, बिना पढ़े में भी हो सकता है और अनपढ़ पढ़े लिखे में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बात करती हैं, इस सब चीज़ों को समझाने के लिए एक सलाहकार होना चाहिए कि भाई टैक्स कैसे दिया जाना है, इससे आपको क्या बेनिफिट होंगे, क्या परेशानियां होंगी, अगर आप कुछ नहीं दोगे तो क्या समस्या होंगी। और ये भी बताया जाए कि टैक्स क्यों दिया जाता है, टैक्स से आपका क्या बेनिफिट है, देश का क्या बेनिफिट है, आपके आने वाले भविष्य में क्या बेनिफिट है, आपके बच्चों के लिए क्या फ़ायदे हैं, देश की उन्नति के लिए क्या फ़ायदे हैं।
ये सारी चीजें उन्हें समझाई जाएं और एक उचित सलाहकार होना जरूरी है। ठीक है, ये अब आ जाते हैं आगे। इस प्रकार कर नियोजन का तात्पर्य है कि करदाता स्वयं अपने कर सलाहकार, यहाँ पे एक की है जो दिख नहीं रहा है, की सहायता से करारोपण के विधान का संपूर्ण और गहन अध्ययन करने के पश्चात अधिनियम द्वारा दी गई छूट, कटौतियों, रियायतों आदि का पूरा पूरा लाभ उठाकर भार को कम से कम करे ताकि कर चुकाने के बाद करदाता को अधिक से अधिक लाभ हो। यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जब एक कोई सलाहकार होगा, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, भाई सपोज करो कोई टीचर है, अब सपोज करो हम लॉ के टीचर हैं, हम वकालत के पेशे में हैं और हमें टैक्स के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, या हम फिजिक्स के टीचर हैं, टैक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, या हम किसी और कार्य को कर रहे हैं, हम पुलिस में हैं, हम फौज में हैं, लेकिन हम पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो हम अब टैक्स को पढ़ें, टैक्स की चीज़ों को पढ़ें, इकोनॉमिक्स को पढ़ें, या हम अपना व्यापार करें, व्यवसाय करें, क्या करें, ये बड़ी समस्याएं होती हैं हमारे लिए। ठीक है, तो एक सलाहकार होता है, वो हमें बताएगा कि आप टैक्स दोगे, आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आपको किस टैक्स से कितनी सहायता मिलेगी, आपकी कटौती कितनी की गई है, आपको कितनी रियायत दी गई है, आपको कौन कौन सी बेनिफिट दिए गए हैं, सरकार ने ऐसे कौन कौन से आपके लिए सहायता के लिए और कोई नई नई चीज़ें प्लानिंग जो आई हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताएगा। कहते हैं ना कि हर बार सरकार कुछ ना कुछ नई प्लानिंग करती है, उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, हमारी क्या फ़ायदे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। कभी कभार टैक्सों में छूट कर दी जाती है, कभी कभार टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। इन सभी चीज़ों की एक सलाहकार हमें सही जानकारी देता है, जिससे हम उचित समय पर ज़्यादा परेशानी न झेलते हुए सही समय और सही पैसे का इस्तेमाल करके अपने टैक्स को पे कर सकें। ठीक है, ये हमें यहाँ तक करना है। और आपको फिर क्या करना है, इन सभी व्यवस्थाओं को देखभाल करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और बस इतना ही करना आपको, है ना, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। देखो, करने के लिए बहुत कुछ है भाइयों बहनों मेरे दोस्तों, करने के लिए तो इतना है कि आप 5 घंटे स्टडी करो, एक क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा, और हमें एग्जाम पर्पस से उसके अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, यहाँ से एक हेडिंग्स उठानी है सिर्फ हमें इतनी, कर नियोजन के विभिन्न उद्देश्य, बस हमें इतना ही लेना है। यहाँ से ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। कर नियोजन के विभिन्न उद्देश्य, फिर आ जाते हैं डायरेक्ट ये तरफ। अब हमें एग्ज़ाम में 1, 2 या 3 ही एक में देने हैं, क्योंकि हमें अपने 30 या 40 मिनट का भी ध्यान रखना होता है। अब ये सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, कर नियोजन की विभिन्न उद्देश्य, वहाँ से हेडिंग ले लेनी है। उसके बाद क्या करना है, कर दायित्व में कमी करना। कर नियोजन कर दायित्व को कम करने के विचार से किया जाता है, ताकि आय कमाने वालों के पास अच्छी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक दायित्व पूरे करने हेतु अथवा भविष्य में व्यवसाय में अधिक धन लगाने हेतु धन बच सके। यह तभी संभव है जब विधान में दी गई समस्त छूटों और कटौतियों का लाभ उठा सके। देखो, अब ये है कि जो हमारे ऊपर कर लगाए गए हैं, सरकार को क्या है और सलाहकार को क्या है। सरकार के द्वारा जो हम पे छूट लगाई जाती है, जैसे कोई कर टैक्स लगाया हम पे और टैक्स में कुछ हमें छूट दे दी गई, उन छूटों की हमें सही जानकारी कौन देगा, कर सलाहकार देगा। हमें कितनी कटौती की गई है, कितनी छूट दी गई है, और सभी व्यक्तियों को अगर हम सही दिशा में छूट देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, और जब वो आगे बढ़ेंगे तो और इनकम करेंगे, और इनकम करेंगे तो और ज़्यादा टैक्स देंगे। तो सरकार कहती है लोगों को आगे बढ़ाओ, टैक्स ऐसा लगाओ जैसे आटे में नमक डालते हैं उस मात्रा में टैक्स लगाओ, जो उन्हें महसूस भी ना हो, पता भी ना चले कि हम टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है उन पे अधिक मात्रा में अगर हम टैक्स लगाते हैं तो वो खुद ही दब जाएंगे और उनका काम काज में भी मन नहीं लगेगा, और वो एक ये सोचेंगे हम इतनी मेहनत करते हैं, पूरे दिन रात लगे रहते हैं
और हमारी आय का जो हिस्सा है टैक्स में चला जाता है। तो हमें टैक्स में छूट करनी चाहिए, टैक्स की हमें इस प्रकार लगाने चाहिए कि उन लोगों की उन्नति हो, ठीक है। कर दायित्व में कमी करना, ठीक है। इसलिए हमें टैक्सों में सही मात्रा में टैक्स लगाने चाहिए, जिससे कि जो कर पे कर रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उनका भविष्य अच्छा हो, उनका सामाजिक जीवन है वो अच्छा हो, वो परेशान ना हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मुकदमेबाजी में कमी करना। करदाता एवं कर एकत्रित करने वाले में सदैव रस्साकसी चलती रहती है। देखो, जो कर देता है वो सोचता है कि कर जो है, टैक्स जो है कम से कम दिया जाए, और जो कर एकत्रित करते हैं वो सोचते हैं कि कर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए हमारे पास, यानी टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वसूल करें। करदाता से कम कर देना चाहता है, करदाता कम से कम कर देना चाहता है, और कराधान अधिकारी अधिक से अधिक कर लेना चाहता है। जो करदाता है वो सोचता है कि कम से कम कर दिया जाए, और जो कराधान है, अधिकारी जो कर लेता है, वो सोचता है अधिक से अधिक कर लेना चाहता है। फलस्वरूप एक लंबी मुकदमेबाजी चलती है। वास्तव में ये मुकदमेबाजी कर बचाव का परिणाम होती है, न कि कर नियोजन का। जब कभी करदाता विधान की कमजोरियों का लाभ उठाकर कर दायित्व कम करना चाहता है और कराधान अधिकारी करदाता के उस मत से सहमत नहीं होता जिसके अंतर्गत वह कर से छूट चाहता है, तो उसका नतीजा मुकदमेबाजी होती है। कर नियोजन विधान के स्पष्ट प्रावधानों पर आधारित होता है, अतः मुकदमेबाजी के अवसर लगभग नगण्य रह जाते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें हमें हेडिंग से ले लेनी है मुकदमेबाजी में कमी करना। जो टैक्स देने वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है कि कम से कम मात्रा में टैक्स दिया जाए, और जो हमसे टैक्स वसूलते हैं वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टैक्स हमारे पास आए। अब करदाता और कराधान, जो कर देता है वो करदाता होता है, और जो कर लेता है वो कराधान होता है। दोनों में आपस में बहस रहती है कि आप ज़्यादा टैक्स दो, वो कहता है कि भाई मैं ज़्यादा टैक्स क्यों दूं, और मैंने तो उचित मात्रा में सही दिया है। वो कहता है कि और टैक्स दो, या कोई त्रुटि हो जाती है, तो आपस में वो मुकदमेबाजी करते हैं, वो एक दूसरे से केस लड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई एक नियोजन बनाओ, एक नियम बनाओ, एक प्लानिंग करो, जिससे कि आप में कोई लड़ाई झगड़ा ना रहे, आप में कोई समस्याएं ना रहें, आप सही समय पे उचित तरीके से टैक्स पे कर पाओ। भाई आप दोनों जने अगर मुकदमेबाजी करोगे, वहाँ पे आपका टाइम बर्बाद होगा, पैसे की ज़्यादा बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी। तो आप दोनों जने एक नियोजन बनाओ, एक विधि बनाओ जिसके अनुसार आपका टैक्स पे सही तय हो। अब मुकदमेबाजी इन समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो, है ना। दूसरा पॉइंट ये हो गया। बस आपको 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। कर नियोजन के उद्देश्य में 2 ही उद्देश्य लिखने हैं, और लेकिन पढ़ा मैं आपको और भी रहा हूं, ठीक है। आपको 2 से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, और समझने के लिए समझा देता हूं, ठीक है। उत्पादक विनियोग। उत्पादक विनियोग यानी किसी भी व्यवसाय को करने के लिए, किसी भी व्यापार को चलाने के लिए जो खर्च होता है वो ही विनियोग कहलाता है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो ही हमारा विनियोग कहलाता है। कर नियोजन से पैसा उसी व्यक्ति के पास रहता है, कर नियोजन से पैसा उसी व्यक्ति के पास रहता है जिसने उसे मेहनत से कमाया है। यदि यह पैसा सरकार के पास कर के रूप में चला जाता है तो इसके बर्बाद होने तथा व्यर्थ के आडंबर पर खर्च होने की पूरी संभावना होती है। अतः वह बची हुई राशि करदाता के व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे उसकी आय बढ़ती है और फलस्वरूप सरकार की आय में भी बढ़ जाती है। इसमें क्या बोला गया है, उत्पादक विनियोग। हमें व्यक्ति पर इस प्रकार के कर लगाने चाहिए, इस प्रकार से टैक्स लगाने चाहिए कि जो उसके व्यापार में जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसका खर्च हो रहा है, सपोज करो 10 लाख रुपए उसने अपने व्यापार में लगाए और महीने में उसकी 4 लाख रुपए की इनकम हुई और 2 लाख रुपए टैक्स में चले गए, भाई वो तो बेचारा दम निकल जाएगा उसका, वो तो मर जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं उनको उस मात्रा में टैक्स दिया जाए जिससे वो अपने खुद के खर्च भी चला पाए, अपने परिवार को चला पाए और अपने व्यापार को भी चला पाए।
अगर हमने किसी व्यक्ति की आय पर इतना टैक्स लगा दिया, उसका जो जहां से उसकी इनकम हो रही थी उसको भी अच्छे रूप से नहीं चला पा रहा है, अपने घर के खर्च भी नहीं चला पा रहा है और कर्ज में और डूब गया वो व्यक्ति, तो क्या वो आगे फिर उस व्यापार को करना चाहेगा? वो तो बंद कर देगा भाई, जब उसे नुकसान होगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस प्रकार के नियोजन बनाए जाएं, इस प्रकार की प्लानिंग करी जाए कि व्यक्तियों पे ज़्यादा टैक्स ना लगे, टैक्स का ज़्यादा भार ना हो, जिससे कि जो उनके व्यापार में खर्च करने के जो पैसे हैं उनके पास उचित मात्रा में रहें, अपने खर्चे पानी के लिए रहें, अपने शौक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रहें, अपने परिवार का खर्च निकालने के रहें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन पे अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिया, अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे उत्पादन विनियोग, जिससे कि वो अपने व्यापार को कंटिन्यू चलाए रखें और उनका व्यापार जो ध्वस्त ना हो, बेकार ना हो। ठीक है। तो इसकी एक प्लानिंग बनाई जाए कि भाई इस मात्रा में टैक्स लगाया जाना है कि किसी का व्यापार बंद ना हो, किसी कोई समस्या ना हो। ठीक है। आर्थिक उन्नति, आर्थिक उन्नति का मतलब है, सपोज करो कोई व्यक्ति बहुत बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ कमा रहा है और उसकी इनकम पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अब जो है, अगर किसी व्यक्ति की इनकम पे ज़्यादा टैक्स लगेगा तो भाई वो व्यापार को बंद करेगा हार करके, भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पूरे रात दिन परेशान रहता हूँ, कर्जे पे पैसा लिया है, लोन पे पैसा लिया है, अब मेरे पे इतना टैक्स, इतना कर लगा रहे हैं, मैं इस व्यापार को बंद कर रहा हूँ। जब इसी प्रकार से सभी व्यक्ति व्यापार बंद करेंगे तो आर्थिक उन्नति कम होगी, आर्थिक उन्नति कम होगी तो देश का विकास रुकेगा, और देश का विकास रुका तो सब कुछ खत्म ही है। तो वो इनका कार्य है नियोजन का कि सही और उचित मात्रा में कर लगाएं, जिससे आर्थिक व्यवस्था सही बनी रहे, लोगों की भी और सरकार की भी, जिससे वो उन्नति करें, देश में नए नए व्यापार करें, व्यापार में भी इन्वेस्टमेंट करें और खर्च करें, जिससे कि उनकी उन्नति होगी तो वो सही समय पर टैक्स दे पाएंगे, और जब सही समय पर राजस्व में टैक्स जमा होगा तो देश की उन्नति होगी, और जो देश के कार्य हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक, आर्थिक उन्नति, इन सभी में भी आसानी से बचाव होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज पे ध्यान देना है कि हमें जो आर्थिक उन्नति करनी है, आर्थिक यानी जो धन हमें बढ़ाना है, सरकार को उस पर नजर रखनी है। जैसे जैसे व्यक्तियों की धन बढ़े उस पर नजर रखें, कहीं वो अपवचन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। यानी अपवचन होता है कहीं वो जो उन पे बचत हो रही है, हमने तो सोचा है कि देश की उन्नति के लिए अधिक से अधिक व्यापार करें और नए नए उद्योग में जाएं, लेकिन पता चले कि वो तो काले धन को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसी समस्या भी नहीं होनी चाहिए। और एक रोजगार में वृद्धि हो, नियोजन इस प्रकार का हो जिससे रोजगार में वृद्धि हो। ऐसा नहीं है कि अब सपोज करो कोई व्यापार है, यानी कोई फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में 10,000 व्यक्ति काम कर रहे हैं, टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया, कर मालिक की जो कंपनी मालिक है वो बेचारा कर्ज में चला गया, हार कर वो टैक्स के वजह से कंपनी को बंद करेगा, या और किसी समस्या से फिर और समस्या उत्पन्न होंगी, 10,000 लोगों की बेरोजगारी हुई। तो हमें जो कर नियोजन है इस प्रकार से लगाना चाहिए जो कोई परेशान ना हो। ठीक है। जिससे रोजगार में वृद्धि रहे। ठीक है। नियोजन सही दिशा में रहेगा तो रोजगार में वृद्धि होगी। तो ये इस चीज को बता रहा है। मुकदमेबाजी में कमी होगी, उत्पादन में विनियोग बढ़ेगा, यानी खर्च बढ़ेगा, आर्थिक उन्नति होगी और रोजगार में वृद्धि होगी। ये सभी कब होगा? जब हमारा सही और उचित दिशा में नियोजन होगा। ठीक है। जो हमारी प्लानिंग है वो जो सही होगी। ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो बात करी गई है कर नियोजन की विशेषताएं। कर नियोजन की विशेषता क्या है ये देखते हैं। हमें यहाँ से सिर्फ ये हेडिंग्स लेनी है। कर नियोजन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है उद्देश्य। उद्देश्य को देखते हैं। उद्देश्य, कर नियोजन करदाता और सरकार द्वारा किया जाता है। करदाता का उद्देश्य कर दायित्व को कम करना तथा सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना है। जो करदाता होता है वो तो हमेशा ये सोचता है कि कम से कम टैक्स दिया जाए, कम से कम पैसे दिए जाएं, और जो सरकार है, राजस्व है, सरकार का उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करा जाए। ये नहीं है कि अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाए, मतलब वो सोचता है कि भाई अधिक से अधिक राजस्व हमारे पास आए। करदाता किसी भी अधिनियम के प्रावधानों को भंग किए बिना
अपना कर दायित्व कम करना चाहता है। करदाता सोचता है कि कोई रूल ना टूटे, कोई नियम भंग ना हो और मैं सही समय पे सही मात्रा में अपना टैक्स देता रहूं, इस प्रकार का मेरे पे टैक्स लगाया जाए। ऐसा वह विभिन्न विकल्पों में चुनाव के करके अधिनियम में स्वीकृत छूटों, राहतों, कटौती आदि का उचित उपयोग करके करता है। ये सभी देखो, जब कोई करदाता कर देता है, टैक्स देता है, तो उसे अगर कोई कटौती मिल जाती है, कोई राहत मिल जाती है, कोई प्लान मिल जाता है, कोई छूट मिल जाती है, तो उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। और ये सभी कहाँ से मिलेंगी? एक नियोजन के द्वारा। जब एक जो कर अधिकारी होते हैं वो एक नियोजन बनाए, एक सलाह बनाए, एक प्लानिंग करें कि भाई इस प्रकार से लगाया जाए, जो करदाता है वो भी परेशान ना हो और उचित मात्रा में हम पे टैक्स आ जाए। और ये इनका उद्देश्य है। ठीक है। नैतिकता। कर नियोजन नैतिक है क्योंकि इसमें प्रावधानों को भंग किए बिना तथा विधान की भावनाओं तथा उद्देश्यों के अनुकूल कर भार कम किया जाता है। इस प्रकार से कर भार कम करने के प्रयत्न को समाज, सरकार आदि की बुरी नज़र से नहीं देखते हैं। देखो, जब हमारे पे जो टैक्स लगाया जा रहा है, कर लगाया जा रहा है, अगर वो उसका जो तरीका है वो सही होगा, लोगों को परेशान करने का नहीं होगा, तो एक मॉरलिटी होती है, हमारी नैतिकता होती है, वो जो सही बनी रहेगी, वो हमारे समाज में लोगों में बुराई उत्पन्न नहीं करेगी। नहीं तो लोग आंदोलन करने लगते हैं, ठीक है ना, हड़ताल करने लगते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी जो नैतिकता है वो भी बनी रहेगी और लोगों में भी प्यार भावना बनी रहेगी। सरकार और जो करदाता का जो संबंध है वो भी अच्छा रहेगा, नैतिकता में सुधार आएगा। ठीक है। आधार जो है, इसका आधार कर अधिनियमों में दी गई छूटों, राहतों, कटौतियों, प्रोत्साहन की योजनाओं आदि का अधिकतम अमुचित उपयोग है। इन प्रावधानों का नियोजित ढंग से उपयोग करके करदाता अपना करभार कम करता है। इसका जो आधार क्या है, अब मेन आधार की बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो उद्देश्य, उद्देश्य क्या है वो बता दिया है। नैतिकता यानी करदाता और कराधान जो होता है, जो कर लेता है, यानी सरकार जो है, उनमें अच्छे संबंध बने रहेंगे, समाज और सरकार के अच्छे संबंध बने रहेंगे, नैतिकता। ठीक है। आधार, इस कर नियोजन का सबसे मुख्य आधार क्या है? कर नियोजन है क्या? यही हमारा क्वेश्चन है, कर नियोजन है क्या? कर नियोजन ये है कि जो प्लानिंग बनाई जाए वो छूटों, राहतों, कटौतियों, प्रोत्साहनों की योजना आदि की सही जानकारी करदाता को दी जाए। एक कर सलाहकार जो होते हैं उसके द्वारा करदाता को ये सब चीजें समझाई जाएं, जिससे कि जो आधार है, कर टैक्स का जो आधार है, बेसिक्स है, जो हमारा बेसिक है, वो जो है हमारा मजबूत रहे। ठीक है। ये हो गए हमारे कर नियोजन की विशेषताएं। कर नियोजन के उद्देश्य मैंने 4 से 5 करा दिए हैं, 6 करा दिए हैं, उसमें से आप 2 या 3 ही लिख के आना। इसी प्रकार आप विशेषताएं आपको करा दी हैं 3, इसमें से कोई 2 या 3 आप कर देना। ठीक है। 3 कराइए, 3 में से 2 भी करोगे तो भी अच्छा है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कर नियोजन का महत्व। जो कर नियोजन का जो महत्व है वो क्या है? वास्तव में कर नियोजन का महत्व केवल करदाता के लिए ही नहीं, बल्कि यह देश, समाज, उद्योग, व्यापार आदि सबकी भलाई की उन्नति के लिए है। जो कर नियोजन है, कर नियोजन का महत्व क्या है? देखो, जो कर नियोजन है, हम एक कोई सलाह के साथ अगर कोई कार्य करेंगे, नियम के साथ, तौर तरीके के साथ अगर हम कोई कार्य करेंगे, तो वो क्या होगा? उससे हमारे देश की उन्नति होगी, हमारे समाज की उन्नति होगी, उद्योग व्यापार की उन्नति होगी, जो करदाता है उसके विकास होगा। ठीक है ना। तो ये कर नियोजन इसलिए लगाया जाता है। करदाता के लिए लाभ। करदाता इसके द्वारा अपना कर भार कम करता है। वह इस उद्देश्य की पूर्ति भिन्न भिन्न प्रावधानों द्वारा प्रदान की गई छूटों, राहतों, कटौतियों आदि की शर्तें पूरी करके इनका लाभ उठाता है। इसके अतिरिक्त ऐसी योजनाओं में विनियोग करता है जिनकी आय कर से मुक्त होती है। मतलब जब एक कर नियोजन, एक अच्छी सलाह होगी, उसमें क्या होगा? जो छूटें हैं, जो राहतें हैं, जो कटौतियां हैं, वो करदाता को सलाहकार बताते रहेंगे कि भाई आपके कर में इतनी छूटें हैं, इतने नियम आए हैं आपके, मतलब जितने भी कर के ऊपर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, किस प्रकार का कर लगा है आप पे, किस प्रकार की छूट है, किस प्रकार की राहत है, कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये सब चीज़ें जब करदाता को पता चलेंगी तो उसकी समस्याएं दूर होंगी और करदाता के लिए एक लाभ प्राप्त होता रहेगा। ठीक है। सरकार के लिए लाभ।
सरकार कर नियोजन करके अपना राजस्व बढ़ाने के साथ साथ देश हित के लिए अनेक विकास की योजनाएं बनाती है। इसके लिए पूंजी करदाताओं की बचत के विनियोग करवाकर कर प्राप्ति करती है, जिससे सरकारी राजस्व पर भी भार नहीं पड़ता। अब एक प्लानिंग के साथ सरकार ने सभी लोगों पे टैक्स लगा दिया। अब एक तो सरकार को ये टेंशन खत्म हो गई कि कभी तो सरकार पे कम टैक्स आ गया, कभी सरकार पे ज़्यादा टैक्स आ गया, कभी लोगों ने अपनी मनमानी करके टैक्स देना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो सारी समस्याएं हैं ये भी दूर हो जाएंगी। तो सरकार को एक निश्चित स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि भाई हमने बता दिया है किस प्रकार का टैक्स देना है, कितनी मात्रा में देना है। तो ये सरकार को लाभ हो जाएगा, सरकार की जो समस्याएं हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी और सरकार को भी ये रहेगा कि भाई हमने इनको बता दिया है कितनी मात्रा में और कितना टैक्स लगना है। ठीक है, तो सरकार के लिए लाभ, सरकार को भी लाभ होगा और सरकार की जो राजस्व की जो है उन्नति होगी। सरकार को पता चल जाएगा कि भाई लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, इतनी मात्रा में दे रहे हैं, और तो राज्य के जो देश के जो कार्य हैं वो भी, आर्थिक स्थिति जो है वो भी मजबूत होगी, देश का भी विकास होगा और सरकार की जो समस्याएं वो खत्म होंगी और सरकार को लाभ होने लगेगा। करदाता भी खुश, देश की भी उन्नति, सरकार भी सही, समाज के लिए लाभ हो। कर नियोजन से समाज भी अनेक प्रकार से लाभान्वित होता है। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, देश का संतुलित विकास होता है, सर्वसाधारण में अपने भविष्य के बारे में सोचने और नियोजन करने का स्वभाव उत्पन्न होता है। अपने परिवार के लिए भविष्य का प्रावधान करने का अवसर मिलता है। जब परिवार का भविष्य सुधरेगा, स्वतः ही समाज का भविष्य भी सुधरेगा। देखो, कर नियोजन से क्या है, जो कर नियोजन के द्वारा जो कर सलाहकार होते हैं उनके द्वारा जो सलाह दी जाती है, जो कर देता है उसकी वृद्धि होगी, उसकी सोच बढ़ेगी, उसकी समझ बढ़ेगी। और जब उस पर कम टैक्स लगाया जाएगा तो वो अपने परिवार को बढ़ाएगा, परिवार को बढ़ाएगा तो वो खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा हर चीज़ से। और जब वो करदाता संतुष्ट और खुश रहेगा तो वो सही समय पर अपना टैक्स देगा, सही समय पर टैक्स देगा तो राजस्व में अधिक वृद्धि होगी, राजस्व में अधिक वृद्धि होगी तो जो कर ग्रहण कर रहे हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, उनको सही समय पे टैक्स जाएगा, वो सही तरीके से काम करेंगे, वो रिश्वतखोरी से बचेंगे, धोखेधड़ी से बचेंगे। और जब वो अपना सही कार्य करेंगे, देश की राजस्व व्यवस्था को बढ़ाएंगे तो देश में उन्नति होगी। देश में उन्नति होगी तो जब सरकार की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी तो सरकार चाहेगी शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक, कंपनी, व्यापार, इन सभी पर वो भी अपना मन लगा के कार्य करेगी। तो इससे क्या होगा, जब ये सारी व्यवस्थाएं हमारे समाज में सुधरेंगी तो समाज को क्या होगा, लाभ होगा। कैसे? कर नियोजन से। यानी एक नियोजन, एक प्लानिंग से पूरे देश की विकास में वृद्धि हो रही है, पूरे देश की इनकम में वृद्धि हो रही है। अगर हम नियम कायदा कानून से कार्य करें तो पूरे देश का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, तो समाज के लिए लाभ। अब बात करते हैं इसकी कर नियोजन के विभिन्न तरीके। देखो, इन सभी के अलावा कर नियोजन के और भी जो तरीके हैं, एक तरीका है अल्पकालीन विधि, दीर्घकालीन विधि, अनुमोदक विधि, उद्देश्यात्मक विधि और क्रियात्मक विधि। ठीक है, ये इसके अतिरिक्त आपको सिर्फ यहां से ये लेना, कर नियोजन के विभिन्न तरीके। अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए, दीर्घकालीन लंबे समय के लिए, अनुमोदक कोई एक अच्छा मेथड यानी नियम कायदा कानून के समय तरीके से, और उद्देश्यात्मक यानी कोई उनका एक उद्देश्य हो, उस उद्देश्य के साथ कार्य करा जाए, और क्रियात्मक, ये सभी चीजें हमें अपनी ले लेनी है। बस इनको पॉइंट में लिखना है, आपको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इनको आप पॉइंट बाय पॉइंट कर दोगे। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बात मैं बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। फिर बोल रहा हूँ, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना और लाइक करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ भाई ये कह रहे थे कि सर आप टैक्सेशन पे वीडियो बनाओगे या नहीं बनाओगे, तो भाई परेशान ना होइए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको वीडियो प्रोवाइड करने की। और
परेशान ना होना, मैं सही समय पे आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं सोचूंगा कि आपकी वीडियो कल शाम तक आपको मिल जाए। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपने मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।